नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग स्टेट स्पेस एनालिसिस ऑफ कंट्रोल सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्टेट स्पेस क्या होता है, उसके बेसिक डेफिनेशंस जो हैं बार-बार आगे इस्तेमाल किए जाएंगे वो क्या हैं उनको समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसमें हम लोग समझते हैं एनालिसिस ऑफ सिस्टम। उसमें ये जो टर्म्स हैं आपके यूज़ किए जाते हैं। स्टेट क्या होता है, ये टर्म यहाँ पे जैसे यूज़ किया है, स्टेट क्या है और स्टेट वेरिएबल क्या है और आगे आगे स्टेट वेक्टर आएगा। तो वन बाय वन करते हैं डिस्कस। तो देखिए यहाँ लिखा है द प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड स्टेट वेरिएबल एनालिसिस। अब स्टेट वेरिएबल कह रहा है एनालिसिस जो है डिटरमाइनिंग द स्टेट ऑफ द सिस्टम, यानी कि सिस्टम के स्टेट को डिटरमाइन करने का जो प्रोसीजर है उसको हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल एनालिसिस। अब सबसे पहले तो इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि स्टेट क्या है किसी भी सिस्टम के लिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है द स्टेट ऑफ अ सिस्टम और डायनेमिक सिस्टम इज द स्मॉलेस्ट सेट ऑफ वेरिएबल्स दैट such that the knowledge of these variables at t equal to t0 with the knowledge of the input for t greater than t0 completely determine the behavior of the system for any time t greater than or equal to t0। इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब है कि हमको मिनिमम कुछ जो है वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होती है। कब? जब से हम कोई भी सिस्टम को एनालाइज करना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है एट टी इक्वल टू टी जीरो, यानी कि इस समय, यानी कि ये हमारी इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल टाइम है। उस समय से हम सिस्टम को एनालाइज करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इनिशियल कंडीशन से पहले जो हमारे पास जो भी वेरिएबल रहेगा वो, और जो इनपुट है हमारा वो कब इनपुट, जब हम टी ग्रेटर देन इक्वल टू टी नॉट की बात कर रहे हैं, टी जीरो की बात कर रहे हैं। इन दोनों को अगर हम मिला के किसी भी सिस्टम का जो बिहेवियर है उसको प्रिडिक्ट कर सके, फ्यूचर में उसका कैसा आउटपुट होने वाला है, ठीक है ना। तो जो हमारा वेरिएबल की रिक्वायरमेंट जो होती है उसको कहा गया है स्टेट। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे कि ये डायग्राम लिया हुआ है, इस डायग्राम में अगर आप करंट निकालेंगे इस कैपेसिटर की तो क्या होगा, आई इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, और डी वी क्या है, हमारा वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर है। और उसके बाद इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे वी टी की वैल्यू निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर लेंगे और हमको यहाँ पे वी टी मिल जाएगा, जो कि क्या बता रहा है, माइनस इनफाइनाइट से टी। टी का मतलब यह है कि किस समय तक आप देख रहे हैं कि वोल्टेज क्या है। तो इसको अब हम दो पार्ट में स्प्लिट कर दे रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस इनफाइनाइट से टी नॉट और दूसरा है टी नॉट टू स्मॉल टी तक। तो ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा है, ये क्या है, टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जो टी जीरो है उस समय तक का है या उससे पहले का, यानी कि ये जो है हमारी इनिशियल वैल्यू है। तो ये इनिशियल वैल्यू है और उसमें हमने जब वोल्टेज अप्लाई किया तो जो ओवरऑल वोल्टेज है कैपेसिटर के अक्रॉस का वो हमारा वी टी मिला है। यानी कि उस समय हमने जब वी इन दिया तो पहले से ही कितना स्टोर्ड है हमारा, एक तरफ से समझ जाइए कि इनिशियल वैल्यू है 1/c माइनस इनफाइनाइट टू टी नॉट आई डी टी। तो ये जो काम करेगा ये हम क्या कह सकते हैं, इस सिस्टम के लिए स्टेट का काम करेगा, यानी कि इनिशियल कंडीशन हमारे पास है। इसके हिसाब से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अब जो हमारा आउटपुट वोल्टेज आने वाला है उसमें इतना हिस्सा जुड़ेगा और हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, जो कैपेसिटर के अक्रॉस का है वो क्या हो गया, आपका VT हो गया। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो स्टेट क्या है, स्टेट एक तरफ से कह सकते हैं कि इनिशियल कंडीशन, हमारा कोई भी सर्किट होगा उसमें जो इनिशियल कंडीशंस दी गई होंगी वो हमारे स्टेट को डिफाइन करेंगी मोस्ट प्रॉब्ली। और भी कई तरीके के, जैसे इंडक्टर लगा होगा तो वहाँ पे इनिशियल कंडीशन में इनिशियल करंट की वैल्यू जो है अलग होगी। तो जैसे जैसे अभी हम लोग न्यूमेरिकल भी आगे सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर भी हम उसको डिस्कस करेंगे। तो बस हमें ध्यान रखना है, द स्टेट ऑफ अ डायनामिक सिस्टम इज द स्मॉलेस्ट सेट ऑफ वेरिएबल्स सच दैट नॉलेज ऑफ दीज वेरिएबल, नॉलेज ऑफ दीज वेरिएबल यानी कि उसके बारे में जानकारी कब, एट टी इक्वल टू टी नॉट विद द नॉलेज ऑफ द इनपुट। और उस समय इनपुट क्या है, किसके लिए, टी नॉट से आगे की बात करेंगे, that completely determine the behavior of the system for any time t greater than t naught। set of variables is called the state variable, यानी कि वो जितने भी सेट ऑफ वेरिएबल्स होंगे
यानी कि जितने भी स्टेट्स होंगे उनका अगर एक सेट बना दिया जाए तो वही हमारा क्या कहलाएगा, स्टेट वेरिएबल कहलाएगा। तो यही आगे भी डेफिनेशन वर्ड यूज किया गया और यहाँ पे स्टेट की डेफिनेशन फिर से वही लिखा गया, द स्टेट ऑफ द सिस्टम एट एनी टाइम टी नॉट इज द मिनिमम सेट ऑफ नंबर्स लाइक x1 x2 x3 वेरिएबल्स हो सकते हैं, सेट हो सकते हैं, विच अलॉन्ग विद द इनपुट to the system for the time t greater than t naught is the sufficient to determine the behavior of the system for all t greater than equal to t naught। तो वही बात अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं कि इनिशियल वैल्यू को देखते हुए और इनपुट को देखते हुए जो इनिशियल वैल्यूज नॉर्मली होंगी वही हमारी क्या कहलाएंगी, स्टेट कहलाएंगे। और उन दोनों की मदद से हम अगर उसका फ्यूचर के जो आउटपुट है उनको अगर प्रिडिक्ट करते हैं तो हमारा क्या कहलाएगा, वो स्टेट कहलाएगा। और उस सेट ऑफ वेरिएबल, कई सारे अगर वेरिएबल्स हैं तो उनको अगर एक सेट बना देंगे तो वही हमारा क्या कहलाता है, स्टेट वेरिएबल कहलाता है। फिर आता है स्टेट वेक्टर की बात करते हैं। तो स्टेट वेक्टर का मतलब यह हुआ कि अगर हम कई सारे स्टेट वेरिएबल्स का सेट बना लें, यानी कि अगर मान लीजिए स्टेट वेरिएबल हमारा x1 x2 x3 इस तरीके से कई सारे हैं, तो अगर हम उनको कलेक्ट कर लें, एक जगह पे लिख लें, तो वही हमारा क्या कहलाता है, स्टेट वेक्टर कहलाता है। फिर इसके बाद बात आती है स्टेट स्पेस की। तो द n डायमेंशनल स्पेस हुज कोऑर्डिनेट्स एक्सिस कंसिस्ट ऑफ x1 एक्सिस x2 एक्सिस, यानी कि जिसमें n डायमेंशनल स्पेस है तो उसमें n एक्सिस हो सकती हैं, उसी को क्या कहा गया, स्टेट स्पेस कहा गया है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है इस टेक्निक के, तो सबसे पहले तो ये जो है अप्रोच आपके लीनियर, नॉन लीनियर, टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम सभी के लिए अप्लाई किया जा सकता है। और इस मेथड का इस्तेमाल वहाँ पे भी कर सकते हैं जहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म का नहीं कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आपने देखा होगा जो डेफिनेशन ही होती है ट्रांसफर फंक्शन की, उसमें कहा जाता है कि आउटपुट अपॉन इनपुट इन द फॉर्म ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म व्हेन कीपिंग ऑल द इनिशियल कंडीशंस जीरो, यानी कि इनिशियल कंडीशन वहाँ पे आपको मिलेगी ही नहीं। तो जब इनिशियल कंडीशन ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या बात हो रही है कि इनिशियल कंडीशंस को भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो यानी कि जहाँ पे भी हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते वहाँ पर हम इस मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद है nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर हुज सॉल्यूशंस आर इजियर। इसका क्या मतलब है कि जैसे हम लोग नॉर्मली टी के फॉर्म में अगर सॉल्व करते हैं तो एन ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन मिल सकता है। एन ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब एन की वैल्यू कोई भी हो सकती है, 2 3 4 ऐसे हो सकता है। तो उसको हम लोग यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो उसको फर्स्ट ऑर्डर में लेके आएंगे। वो कैसे किया जाएगा, जब भी अब न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे तो वहाँ पर आपको आराम से दिखेगा। इसके बाद बात होता है इट इज़ अ टाइम डोमेन अप्रोच। टाइम डोमेन अप्रोच है, यानी कि टी के फॉर्म में, लाप्लास जो है हमेशा फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में किया जाता है। इसके बाद यहाँ बात होती है द मेथड इज सुटेबल फॉर डिजिटल कंप्यूटर्स computations because it's a time domain approach। तो डिजिटल कंप्यूटर्स में इसका जो है बड़े आराम से इसका कंप्यूटेशन यानी कि कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम डोमेन अप्रोच है। द सिस्टम कैन बी डिजाइन फॉर ऑप्टिमम कंडीशंस विद रिस्पेक्ट टू द गिवन परफॉर्मेंस इंसिडेंस। इसका क्या मतलब है कि इस मेथड की मदद से हम लोग ऑप्टिमम कंडीशन कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सिस्टम का, किसके रिस्पेक्ट में, जो भी उसका परफॉर्मेंस है उसके रिस्पेक्ट में, कि उसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि इससे ज़्यादा ऑप्टिमाइज इसको नहीं किया जा सकता, यानी कि इससे ज़्यादा आउटपुट हम लोग इससे नहीं ले सकते हैं, वेरिएबल्स को चेंज कर करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी जो कि स्टार्टिंग में ये बार बार टर्म्स आगे यूज़ की जाएंगी, जैसे स्टेट वेक्टर है, स्टेट वेरिएबल्स है, स्टेट है, तो आपको इससे थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि क्या है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।